हार्वर्ड स्टैनली मार्क्स। अगर आप स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। हार्वर्ड मार्क्स एक यूएस बेस्ड बिलियनियर इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर और ऑथर हैं और इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत जाने माने नाम है। इनकी नेटवर्थ $2.2 बिलियन की है, यानी कि रफली अराउंड 17,810 करोड़ रुपीस। हार्वर्ड मार्क्स ने वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन की है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉटन स्कूल से बीएससी इन इकोनॉमिक्स विद अ मेजर इन फाइनेंस करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से अपना एमबीए कंप्लीट किया। फाइनेंस में उनका इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए अगले कुछ सालों में वो सीएफए यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होल्डर भी बन गए। हार्वर्ड मार्क्स डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स कमाने के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज ऐसी कंपनीज या गवर्नमेंट एंटिटीज की सिक्योरिटीज होती हैं जो फाइनेंशियल या ऑपरेशनल स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रही हैं या जो डिफॉल्ट कर गई हैं और बैंक्रप्सी के अंडर हैं। डिस्ट्रेस एसेट्स को बाय या होल्ड करना काफी रिस्की होता है क्योंकि उनमें आपके कैपिटल की वैल्यू जीरो होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन उसके बावजूद हार्वर्ड मार्क्स ने 1995 में शुरुआत की ओक ट्री कैपिटल की, जो ऐसे ही हाई यील्ड डिस्ट्रेस डेट सिक्योरिटीज या प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करने पे फोकस करती है। 2007 से 8 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान हार्वर्ड मार्क्स लेड ओक ट्री ने $10.9 बिलियन रेस करके उस टाइम का लार्जेस्ट डिस्ट्रेस डेट फंड बनाया, जिससे उन्होंने डिस्ट्रेस एसेट्स बाय किए और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए। इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में हार्वर्ड मार्क्स अपने मेमोज के लिए एडमायर किए जाते हैं, जहां वो डिटेल में अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और इकोनॉमी को लेके इनसाइट शेयर करते रहते हैं। हार्वर्ड मार्क्स ने 1990 से मेमोज लिखना शुरू किए थे, जो आज लगभग 32 साल के बाद भी वो लिख रहे हैं। इवन दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट खुद भी हार्वर्ड मार्क्स और उनकी राइटिंग्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ना सिर्फ उनके क्लाइंट्स बल्कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ईगरली हार्वर्ड मार्क्स के मेमोज का वेट करते हैं, जो आपको उनकी कंपनी ओक ट्री कैपिटल की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हार्वर्ड मार्क्स ने कुछ बेहतरीन बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मास्टरिंग द मार्केट साइकिल। लेकिन हार्वर्ड मार्क्स के इन्वेस्टिंग स्टाइल में ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है? अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। इन्वेस्टिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना हो तो हार्वर्ड मार्क्स से बेहतर कौन होगा। उन्होंने खुद बड़े हाई रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाए हैं। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको अपने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने चाहिए, लेकिन सही मायनों में इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्वांटिफाई करना और अप्लाई करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन मार्क्स की इस 2 मिनट की वीडियो क्लिप से आपका रिस्क और रिटर्न्स को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। It's called risk and return today. And what I observed in 2004 is back in force today, I believe. So people would say, well, I can get 4% with no risk in T-bills. If I'm going to buy the 5-year treasury and tie up my money for 5 years, I need 5%. If I'm going to buy the 10-year, I need 6%. If I can get 6% with no risk in a 10-year treasury, I need 100 basis points more to buy corporates with credit risk, so that's 7. If I can get 6 in 10-year treasuries, I'm not going to go into high yield unless I can get 11. And that's the fixed income world. And if I can get those kind of returns on fixed income, I'm not going to buy quality stocks unless I think they'll return 9. NASDAQ, I need 10. And by the way, if I can get those returns from public securities, I'm not going to develop real estate unless I think I can make 14, or go into public private equity unless I think I can make 20, or venture capital unless I think I can make 30. So all along the line, you get people saying, in order to take incremental risk, I need the expectation of incremental return. Nothing could make more sense. So you can see that the demanded returns, all investing is relative. सिंपल भाषा में समझें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें ये बताता है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर ₹1 का रिस्क लेते हैं तो उसमें आपको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर यूं कहें कि आप X अमाउंट अर्न करने के लिए कितना ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं। हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं कि रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रिलेटिव होते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिस्क फ्री होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी।
इंडिया में करंटली 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड लगभग 7.35% है, यानी कि हम बिना रिस्क लिए लॉन्ग टर्म में 7.35% रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो नेचुरली अगर हम रिस्की एसेट्स जैसे कि डेट या इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम इस एक्स्ट्रा रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न्स भी चाहेंगे। बस यही बेस प्रिंसिपल है रिस्क रिवॉर्ड का इन्वेस्टिंग में। इक्विटी एसेट क्लास की बात करें तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ हम अपना पूरा कैपिटल भी लूज कर सकते हैं, इसलिए हमारी इक्विटी एसेट क्लास से रिटर्न एक्सपेक्टेशन हाई होती है। सो बॉटम लाइन यही है कि हमें अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कमाने के लिए कितना रिस्क लेने की जरूरत है और क्या हम उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। सेकंड लेवल थिंकिंग। हार्वर्ड मार्क्स ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में सेकंड लेवल या सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को काफी ज्यादा क्रेडिट दिया है। उन्होंने इस टॉपिक को अपने 2015 के एक मेमो में काफी अच्छे से टच किया था। चलिए अब जल्दी से एक क्लिप देखते हैं जहां हार्वर्ड मार्क्स दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देके सेकंड लेवल थिंकिंग के बारे में समझा रहे हैं। But the first chapter says the most important thing is second level thinking. If you think the same as everybody else, you're going to act the same. If you act the same as everybody else, you're going to perform the same. And that's not a very good performance formula for being a superior investor. If you want to be a superior investor, you have to think different from others. You have to act different. And maybe then you can have different performance. And then the only question is your performance different and right or different and wrong relative to the average. But clearly, if you think the same as everybody else, you can't outperform. So you have to have an organization which is based on what I consider second level thinking, which is thinking different from others and better. So when my son was studying investing, and he would come to me and he'd say, "Dad, I think we should buy Ford stock because Ford is coming out with a great Mustang and they're going to make a lot of money." And I would say to him, my answer was always the same because I feel by repetition you can get your lessons across. So my answer to him was always the same. Who doesn't know that? If Ford's going to come out with a great Mustang and it's going to be a killer car and it's going to make a lot of money, but everybody who follows Ford knows that, then that piece of knowledge is not profitable. So in order to outperform others, you have to know something they don't know. You have to look at things in a different way than they look at them. Second level thinking, different and better. And just one brief example. The first level thinker says, "This is a great company, we should buy the stock." The second level thinker says, "It's a great company, but it's not as great as everybody thinks, we should sell the stock." And that's the thing I hope you'll think about. तो देखा आपने, हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम भी सभी लोगों की तरह सोचेंगे और एक्ट करेंगे तो हम भी एक एवरेज इन्वेस्टर ही बन के रह जाएंगे। लेकिन अगर हम एक सुपीरियर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों से एक स्टेप आगे सोचना होगा। मार्क्स ने हमेशा कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग पे स्ट्रेस दिया है। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया कहती है कि हाई डेट या डिस्ट्रेस्ड एसेट से हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन मार्क्स ने उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने यहाँ सेकंड लेवल थिंकिंग अप्लाई की और सोचा कि अगर वो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेंगे तो वो बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकिल्स। हार्वर्ड मार्क्स ने अपनी बुक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में ये लिखा है कि अधिकतर चीजें साइक्लिकल होती हैं। स्टॉक मार्केट्स भी एक साइकिल को फॉलो करते हैं और हार्वर्ड मार्क्स ने ये भी प्रूव किया है कि अगर हम ये बात अच्छे से समझ लें तो हम काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उनसे पैसे कमा सकते हैं। उन्होंने इस बारे में अपनी लेटेस्ट बुक मास्टरिंग द मार्केट साइकिल में काफी डिटेल में बात की है। हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं कि मार्केट्स पेंडुलम की तरह होते हैं जो पैनिक और ऑप्टिमिज्म के बीच झूमते रहते हैं। कभी मार्केट्स एक्सपेंसिव होते हैं तो कभी चीप, और ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहेगी। अगर हम मार्केट की ओवरऑल पल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये समझ सकें कि इस समय मार्केट कौन से दौर से गुजर रहा है तो हम अनेक ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका फायदा उठा पाएंगे। हालांकि एक्यूरेट असेसमेंट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन बेस्ट इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो मार्केट साइकिल्स को ब्रॉडली समझ पाए और उसी के अकॉर्डिंग वेल प्रिपेयर्ड रहें। और इस बात से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी एग्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड-19 के चलते मार्केट्स क्रैश कर गई थी तब पैनिक का माहौल था। उस समय हमें लोगों के पैनिक को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए था। और फिर उसके बाद जब मार्केट्स ने शार्प रैली दी और निफ्टी 18,600 पॉइंट्स पे चला गया तब मार्केट में यूफोरिया था। सब लोगों को लग रहा था कि मार्केट्स में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन यही टाइम पे आपको शायद संभल जाना चाहिए था और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। तो ये थी कहानी हार्वर्ड मार्क्स की। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये नया फॉर्मेट कैसा लगा। क्या आप ऐसी और भी इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स की इन्वेस्टिंग जर्नी से लर्न
अर्निंग्स जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें अपने फेवरेट इन्वेस्टमेंट गुरु का नाम बताइए कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.